राहुल गांधी गुजरात पहुंचे थे और यहां एक बार फिर उन्होंने बीजेपी को हराने का ऐलान कर दिया। राहुल ने कहा कि जैसे बीजेपी ने अहमदाबाद में हमारे ऑफिस को तोड़ा, वैसे ही अब हम इनकी सरकार तोड़ने जा रहे हैं। गुजरात पहुंचने पर राहुल गांधी सबसे पहले राजकोट गेमिंग जोन में 33 और मोरबी में मच्छू नदी पर सस्पेंशन ब्रिज गिरने की घटना में जान गंवाने वाले 141 लोगों के परिजनों से मिले और फिर अहमदाबाद के पार्टी कार्यालय पहुंचे। यहां राहुल ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि आधे लोग मानते हैं कि गुजरात में बीजेपी को हराया जा सकता है। हमें बचे हुए लोगों को भी ये समझाना है, बस आपको डरना नहीं है। अगर गुजरात की जनता बिना डरे लड़ गई तो बीजेपी हारेगी। 2022 के चुनाव में कांग्रेस सही तरीके से नहीं लड़ी थी। 2017 में हम उन्हें हराने के करीब आ गए थे, लेकिन 2027 में हम उन्हें हराने जा रहे हैं। राहुल ने कहा कि अयोध्या से जीतने वाले इंडिया के सांसद ने बताया कि नरेंद्र मोदी वाराणसी से नहीं अयोध्या से लड़ना चाहते थे, लेकिन वहां 3 सर्वे करने वालों ने कहा कि यहां पर जीत इंडिया गठबंधन की होगी। मोदी लड़े तो हारेंगे और उनका राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा। मोदी तो वाराणसी से भी हारते, लेकिन वाराणसी में हमसे छोटी सी गलती हो गई, वरना हम वहां भी जीत जाते। पीएम मोदी के 1 लाख वोटों से जीतने का मतलब है कि मुश्किल से जान बच गई। राहुल गांधी अब बीजेपी को पूरे देश में चुनौती देने की तैयारी में है। दावा किया जा रहा है कि राहुल अब 8 जुलाई को मणिपुर जाएंगे। मणिपुर में शुरू हुए टकराव के बाद ये उनका इस राज्य में तीसरा दौरा होगा। लोकसभा चुनाव में पीएम उम्मीदवार घोषित नहीं किए जाने का नुकसान इंडिया गठबंधन को हुआ। अगर इंडिया गठबंधन ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित किया होता तो आज केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार होती। ये दावा कांग्रेस नेता का नहीं, बल्कि इंडिया गठबंधन में शामिल शिवसेना यूबीटी की तरफ से किया गया है। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने कहा कि लोकसभा चुनाव में राहुल को अगर प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाता तो परिणाम दूसरे होते। लोकसभा चुनाव में इंडिया को मिली सफलता के पीछे राहुल गांधी की लोकप्रियता का हाथ था और राहुल गांधी की लहर आज भी देश में चल रही है। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को 234 सीटों पर जीत मिली थी। ये बहुमत से सिर्फ 38 सीट कम था। कांग्रेस की सीटें 52 से बढ़कर 99 हो गई। इंडिया गठबंधन मजबूत हुआ है। गठबंधन में शामिल लगभग हर पार्टी की सीटों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, तो दूसरी तरफ एनडीए में शामिल पार्टियों को नुकसान हुआ है और अब तो दावा यहां तक किया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने जो सरकार बनाई है वो कभी भी गिर सकती है। इसे लेकर संजय राउत ने कहा, ये सरकार नहीं चलेगी। हम पहले भी बोल चुके, ये सरकार नहीं चलेगी। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो तूफान आज भी चल रहा है, जो घटना घट रही है देश में, जिस तरह से मिस्टर नायडू, नीतीश कुमार की पार्टी मन ही मन में अस्वस्थ है, मोदी जी ने बहुमत गंवाया है, अब तो वैशाखी के ऊपर बैठे हैं, ये सरकार नहीं चलेगी। मुझे पूरा विश्वास है लालू जी ने जो कहा है वो ठीक कहा है। के मॉनसून सत्र की तारीखों का ऐलान हो गया है। इस बार के मॉनसून सत्र में आम बजट भी पेश किया जाएगा, इसलिए इसे बजट सत्र भी माना जा रहा है। 23 जुलाई को एनडीए सरकार का पहला बजट पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 7वीं बार बजट पेश करेंगी। 22 जुलाई से 12 अगस्त तक संसद का ये बजट सत्र चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने मामले में जानकारी देते हुए कहा कि राष्ट्रपति ने सरकार की सिफारिश पर बजट सत्र के लिए संसद के दोनों सदनों को बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। संसदीय कार्य की अत्यावश्यकताओं के अधीन बजट सत्र 2024 22 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा। 23 जुलाई 2024 को लोकसभा में केंद्रीय बजट 2024-25 पेश किया जाएगा। बता दें कि फरवरी में मोदी सरकार बजट पेश कर चुकी है, लेकिन वो अंतरिम बजट था जो केवल 6 महीने तक ही लागू रहता है और अब एनडीए सरकार अपना पूर्ण बजट पेश करने जा रही है। बजट सत्र की घोषणा के साथ ही इसे लेकर चर्चाएं तेज हैं। सरकार का बजट जनता की जेब पर बड़ा असर डालता है। ऐसे में मोदी के नए कार्यकाल के इस बजट से लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं, खासकर मिडिल क्लास को टैक्स में छूट, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए योजनाएं, किसानों की आय बढ़ाने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर देने की घोषणाएं हो सकती हैं। जनता को महंगाई से राहत की चाह है। माना जा रहा है कि इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चर, ऑटो, ग्रीन एनर्जी, रियल एस्टेट और एग्रीकल्चर सेक्टर्स के लिए बड़ा बजट जारी किया जा सकता है। इस बार के बजट में टैक्स स्लैब में भी बदलाव किया जा सकता है। हालांकि बजट को लेकर जनता को सरकार से काफी उम्मीदें हैं, लेकिन कितनी पूरी होती हैं ये तो बजट पेश होने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन विपक्ष ने भी अपनी कमर कस ली है। संसद के पहले सत्र में इस बार विपक्ष की आवाज बुलंद नजर आई। वे लगातार जनता के मुद्दों को उठाते हुए दिखाई दिए।
जिसके बाद बजट सत्र में भी विपक्ष के हावी रहने की उम्मीदें जताई जा रही है। आंध्र प्रदेश में एनडीए सरकार मुस्लिमों को आरक्षण देगी। ये ऐलान आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने किया है। चंद्रबाबू नायडू ने कहा, उनका दल पहले ही कह चुका है कि मुसलमानों को दिया गया आरक्षण सामाजिक न्याय के लिए है, न कि तुष्टीकरण के लिए। राज्य में मुसलमानों का आरक्षण जारी रहेगा। बीजेपी के साथ टीडीपी के संबंधों पर नायडू ने कहा, हमने केंद्र से कोई मंत्री पद नहीं मांगा, यहाँ तक कि वाजपेयी के समय में भी नहीं। जो भी पेशकश की गई हमने स्वीकार कर लिया। उन्होंने गठबंधन के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए वाजपेयी युग के दौरान लोकसभा अध्यक्ष का पद स्वीकार करने को याद किया। उन्होंने कहा, पार्टी की प्राथमिकता आंध्र प्रदेश का पुनर्निर्माण है, जिसे पिछले 5 सालों में अपूर्णीय क्षति हुई है। दरअसल इस बार बीजेपी बैसाखियों के सहारे सरकार चला रही है। बीजेपी की एनडीए में शामिल घटक दलों पर निर्भरता बढ़ गई। इन दलों में टीडीपी सबसे बड़ी पार्टी है, उसके 16 सांसद हैं। टीडीपी अपनी मांगों को लेकर बीजेपी पर दबाव बनाती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में पीएम मोदी से मिलने के लिए खुद राज्य के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू दिल्ली पहुंचे। पीएम मोदी से उनकी लंबी बातचीत हुई और दावा किया जा रहा है कि नायडू ने राज्य की जरूरतों की लंबी चौड़ी सूची पीएम मोदी को सौंप दी। मुलाकात के बाद नायडू ने राज्य में मुसलमानों का आरक्षण जारी रहने का ऐलान किया। बता दें कि नायडू ने आधे दर्जन से ज्यादा कैबिनेट मंत्रियों से भी मुलाकात की और सबको अपनी मांगों को लेकर लंबी चौड़ी लिस्ट सौंप दी। अपनी मांगों को लेकर नायडू अड़े हुए हैं। उनके तेवरों से साफ हो गया है कि वो पहले की तरह इस बार झुकने वाले नहीं हैं, जिसको लेकर बीजेपी भी दबाव में दिखाई दे रही है। ईडी के बाद सीबीआई ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को शराब नीति मामले में गिरफ्तार किया था। केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर अब सीबीआई की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। सीबीआई के वकील एडवोकेट डीपी सिंह ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट को 4 जून के बाद हुए कुछ नए घटनाक्रमों के बारे में जानकारी देंगे, जिसके कारण हमें अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना पड़ा। उन्होंने कहा कि केवल केजरीवाल की भूमिका को लेकर आगे जांच की गई है और बाकी आरोपियों के खिलाफ जांच लगभग पूरी हो चुकी है। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि सॉलिसिटर जनरल ने जो बयान दिया था वो केजरीवाल को छोड़कर मामले में गिरफ्तार बाकी के सभी आरोपियों से संबंधित था। एक तरफ सीबीआई की तरफ से केजरीवाल की गिरफ्तारी में बड़े खुलासे का दावा किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने ईडी, सीबीआई और मोदी सरकार पर दिल्ली के सीएम को गलत तरीके से गिरफ्तार करने का आरोप लगा दिया है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को सिर्फ इसलिए अरेस्ट किया गया क्योंकि एनडीए के एक सांसद ने डर से बयान बदल दिया था। उनका नाम मंगुट्टा श्रीनिवासुलु रेड्डी है, जो टीडीपी के सांसद हैं, जिन पर दबाव डालकर ईडी ने बयान लिया। दरअसल एक दिन पहले 5 जुलाई को केजरीवाल की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी। जस्टिस नीना बंसल की बेंच ने शराब नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के केस में सीबीआई से 7 दिन में जवाब मांगा है। इसके बाद ही सीबीआई की तरफ से इस तरह के दावे किए जा रहे हैं। बता दें कि सीबीआई ने केजरीवाल को 26 जून को गिरफ्तार किया था। फिलहाल वो 12 जुलाई तक